अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो मैंने अपलोड किया था आईसीएआई का क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया था, जो कि अपलोड किया था मैंने पार्ट 5 में। पार्ट 1, 2, 3, 4 में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, एक एक करके हर थ्योरी को, हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को मैंने टच किया था और सारा मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो आज के इस वीडियो में ये पार्ट 6 है और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन था AS10 का, आईसीएआई के मेट का, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ आ जाए। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आईसीएआई के मेट का, और इसमें हम लोग देखते हैं अभी। देखो क्वेश्चन क्या है। अर्का लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 3000 लाख। अर्का लिमिटेड ने 3000 लाख में एक मशीनरी परचेज किया। डिप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 10% ऑन SLM बेसिस। 10% SLM बेसिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा और लाइफ कितना है 10 ईयर्स। एट द एंड ऑफ द ईयर 4 द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड टू 2700 लाख एंड द सेम वॉज एडोप्टेड। what will be the carrying amount of the asset at the end of year 5 and year 6। बोला 3000 लाख में अर्का लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदा और उसका लाइफ है 10 साल और उसका जो डिप्रिसिएशन वो लग रहा है 10%। एट द एंड ऑफ ईयर 4, चौथे साल के अंत में उन्होंने रिवैल्यूएशन किया मशीनरी का, 2700 लाख का मशीनरी था। और अब जो है बोला ईयर 5 और ईयर 6 के लिए डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो आइए इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मेन क्या कह रहा है, इसके लिए एक अगर हम लाइन ड्रॉ करके समझें तो ये रहा हमारा पहले साल का अंत, ये दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल में जो भी चेंज हुआ वो हुआ। तो मशीनरी कितना में ख़रीदा गया था, तो मशीनरी परचेज हुआ था 3000 लाख में। 3000 लाख में मशीनरी परचेज हुआ था और उसका लाइफ कितना था, लाइफ था 10 ईयर और उस पर डिप्रिसिएशन जो है वो 10% SLM बेसिस पर लग रहा था। ठीक, अब बोल रहा चौथे साल के अंत में, ठीक, बोल रहा कि चौथे साल के अंत में मतलब यहाँ पे मशीनरी को रीवैल्यू किया गया और उसका अमाउंट कितना था रिवैल्यूएशन का 2700, यानी कि रिवैल्यू जब किया गया तो वह उस टाइम पे जो है मशीनरी कितना का हो गया 2700 का। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिप्रिसिएशन लगा सबसे पहले 4 साल में। तो 4 साल में अगर हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो इस पर डिप्रिसिएशन जो होगा वो देखो 3000 लाख है और उसका 10% हर साल डिप्रिसिएशन लग रहा। तो 4 साल में कितना होगा, 4 साल में इसका डिप्रिसिएशन होगा कितना 1200। ठीक, 4 साल में डिप्रिसिएशन कितना है इसका 1200 और मशीनरी था कितना का 3000 का। 3000 ये फिगर लाख में है। ठीक, ये रफ है, इसको बहुत अच्छे से मैंने किया है, वहाँ से हम लोग देखेंगे और वहाँ से आप लोग भी कॉपी कर लेना। तो ये है 3000 और 1200 इस पर डिप्रिसिएशन, इसका कैरिंग अमाउंट होगा 1800। लेकिन क्या बोल रहा कि इसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो है जब रिवैल्यूएशन हुआ उसके बाद इसका कैरिंग अमाउंट कितना आया 2700। मतलब ये जो है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। इसका मतलब ये कि इसमें जो है 1800 जो ये कैरिंग अमाउंट है इसमें 900 रुपया जो है अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ इसमें 900 का। ठीक, तभी तो इसका दाम कितना हो गया 2700। ठीक, अब इसका दाम कितना हो गया 2700। बोल रहा अब जो ईयर 5 और ईयर 6 के लिए डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। तो चलो देखते हैं डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 5 के लिए डिप्रिसिएशन क्या होगा 2700। तो इसका कैरिंग अमाउंट है। ठीक, माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू, जो कि रेसिडुअल वैल्यू हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है, बाय यूजफुल लाइफ। अब इसका कितना बचा 4 साल तो लैप्स हो गया। ठीक, 10 साल टोटल यूजफुल लाइफ था और उसमें 4 साल लैप्स कर गया तो बचा 6 साल। तो यूजफुल लाइफ देंगे यहाँ पे 6 साल। तो यहाँ से डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा 450। उसके बाद कैरिंग अमाउंट कितना निकलेगा एट द एंड ऑफ ईयर 5, ये होगा हमारा 2250। ठीक, ये हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ ईयर 5। अब हम लोग देखते हैं डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 6। डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 6 ये कितना आएगा 2250 माइनस 0 बाय
अब इसका लाइफ कितना बच गया, अब 5 साल टोटल लैप्स कर गया, अब 5 साल इसका लाइफ बचा। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन आएगा 450, तो कैरिंग अमाउंट इसका आ जाएगा 1800। ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, और इसका हमने समझ भी लिया। अब देखते हैं इसका मेन सॉल्यूशन कैसे होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 का। परचेजिंग प्राइस मशीनरी का कितना था, 3000 लाख परचेजिंग प्राइस, 3000 लाख। डेप्रिसिएशन लगा पूरे 4 साल का 1200, तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 4, 1800। ठीक, अब बोल रहा है जब रिवैल्यूएशन किया गया तो इसमें इसका जो है कैरिंग अमाउंट हुआ 2700 लाख। ठीक, इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 2700 लाख, मतलब 900 का रिवैल्यूएशन हुआ अपवर्ड। अब यूजफुल लाइफ अभी 6 साल और बचा हुआ। ठीक, चौथे साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाए, उसके बाद टोटल लाइफ कितना था 10 साल, 4 साल लैप्स हो गया, मतलब 6 साल जो है यूजफुल लाइफ अभी भी बचा हुआ। तो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन उसी तरह से हमने निकाला, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट, फिर 6th ईयर का डेप्रिसिएशन 450 और कैरिंग अमाउंट है 1800। ये था प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो भी देखते हैं। स्कंदा लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीनरी ऑफ 2 करोड़ 50 लाख। 2.5 करोड़ का एक मशीनरी खरीदा 5 साल पहले, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है SLM बेसिस पर, यूजफुल लाइफ जो है 10 साल है। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3, बिगनिंग ऑफ ईयर 3 कह लो या फिर एंड ऑफ ईयर 2 कह लो, बात सेम ही है। बिगनिंग ऑफ ईयर 3 में जो है मशीनरी को रीवैल्यू किया गया है 3 करोड़ विथ सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। जो सरप्लस है जाहिर सी बात है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। डेप्रिसिएशन was provided on the revalued amount over the balance of useful life of 8 years. The machinery was sold in the current year for itna. Give the accounting treatment for the above in the company's account. What will be the treatment if the machinery faced only itna? बोल रहा है स्कंदा लिमिटेड जो है 2.5 करोड़ में एक मशीनरी खरीदा 5 साल पहले। ठीक, 2.5 करोड़ में 5 साल पहले एक मशीनरी खरीदा और उस पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है, और उसका लाइफ कितना है 10 साल। चलो इसको भी टाइम लाइन बना के हम लोग समझ लेते हैं। एक यहाँ पे एक हम लोग बनाते हैं स्कंदा लिमिटेड। देखो ये बात कर रहा कब, आज, यानी कि 5 साल बाद, खरीदने के 5 साल बाद बात कर रहा। 1 2 3 4 5, जो बात हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा प्रेजेंट में। बोला यहाँ से 5 साल पहले, यानी कि यहाँ पे स्कंदा लिमिटेड ने क्या किया था, एक मशीनरी खरीदा था कितना में 2.5 करोड़ में। ठीक, यहाँ पे 2.5 करोड़ में एक मशीनरी खरीदा था जिसका लाइफ कितना था 10 साल, जिसका लाइफ कितना था 10 साल, और डेप्रिसिएशन भी इस पर 10% के हिसाब से लग रहा था। ठीक, और बोल रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3, यानी कि ईयर 3 के शुरुआत में। यहाँ पे ईयर 2 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ईयर 3 शुरू होगा। तो यहाँ पर जो है उसने मशीन को रीवैल्यू किया। ठीक, यहाँ पर उसने मशीन को क्या किया, रीवैल्यू किया, और जो रीवैल्यू किया ना उसका अमाउंट कितना आया था मशीनरी का, वो आया था 3 करोड़। ये अमाउंट कितना आया था 3 करोड़। ठीक, और अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये बुक है और इसी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये अपना ICI का बुक है, यहाँ से खोल लेंगे तो आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई देखो एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3 द मशीनरी वाज रीवैल्यूड टू 3 करोड़, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में उसका अमाउंट भेज दिया गया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया इसी अमाउंट पे फॉर बैलेंस यूजफुल लाइफ। तो अब इसका 10 साल टोटल यूजफुल लाइफ था और बैलेंस अभी कितना 8 साल अभी बचा हुआ। तो यहाँ तक पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का मशीनरी 2.5 करोड़ का, और 2.5 करोड़ पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन जो है 2.5 करोड़ पर लगेगा 10% के हिसाब से, वो भी 2 साल। ठीक, 2 साल। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2.5 करोड़ का 10% 25 लाख, और 2 साल के लिए तो 50 लाख। 50 लाख इसका डेप्रिसिएशन है। मशीनरी था कितना का 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ में से 50 लाख चला गया तो कितना बचा 2 करोड़। ठीक, बोल रहा है जब रिवैल्यूएशन हुआ तो मशीनरी का दाम हो गया है 3 करोड़, मतलब इसमें जो है रिवैल्यूएशन जो है वो कितना का हुआ, ये रिवैल्यूएशन हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ का रिवैल्यूएशन हुआ है, जिसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब एंट्री मारा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो ये कितना है 3 करोड़।
तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मशीनरी वाज सोल्ड इन द करंट ईयर, मतलब यहाँ पर जो है ना मशीनरी को बेच दिया गया, ठीक, मशीनरी को क्या किया गया, यहाँ पर बेच दिया गया। और यहाँ पे दो केस दे दिया, बोला एक पहला केस में मशीनरी को जो है 1,12,50,000 में बेचे हैं और दूसरा केस में 42,50,000 में बेचे हैं। तो बोल रहा है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ तक तो हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लिए और यहाँ तक का ये क्या, अब हमारा ये जो है हमारा ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा जो भी लगेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिसिएशन हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिप्रिसिएशन, क्योंकि बीच में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिसिएशन कितना आएगा हमारा, ये देखो हमारा डिप्रिसिएशन जो है 4 ईयर 3, 4 एंड 5 कितना आएगा, ये 3 करोड़ दाम है, ठीक। अभी रिवाइज्ड करेंगे अमाउंट 3 करोड़ है, रेसिडुअल वैल्यू है 0, बैलेंस लाइफ कितना 8 साल, 8 साल बैलेंस लाइफ है। और हम लोग देख रहे हैं कितने साल के लिए, 3 साल के लिए जो है डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो ये 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो, 3 करोड़ को डिवाइड करो 8 लाख से, मल्टीप्लाई करो 3 से, ये आता है 1,12,50,000, 1,12,50,000 ये आया डिप्रिसिएशन। अब इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 3 करोड़ में से माइनस कर दो इसको 1,12,50,000 को, तो ये कितना आएगा, 3 करोड़ में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 1,12,50,000 तो ये आता है हमारा 1,87,50,000, ये कैरिंग अमाउंट आता है 1,87,50,000। अब ये क्या हमारा कैरिंग अमाउंट है, ठीक। अब बोल रहा केस 1 में क्या बोल रहा, देखो केस 1 में बोल रहा मशीनरी को सोल्ड किए कितना में, 1,12,50,000 में, 1,12,50,000 में। मशीनरी है कितना कैरिंग अमाउंट 1,87,50,000 में, उसको बेच कितना में रहे 1,12,50,000, तो मतलब लॉस लग रहा। तो इसमें क्या हो रहा, लॉस लग रहा, कितना का लॉस लग रहा, तो इसमें लॉस लग रहा 75 लाख का इसमें लॉस लग रहा केस 1 में, ठीक। और केस 2 में क्या है, केस 2 में है यहाँ पे देखो, ये है केस 2। केस 2 में मशीनरी को बेच रहे हैं कितना में, मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं 42,50,000 में, 42,50,000 में क्या कर रहे हैं, मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा लॉस कितना लग जाएगा, तो इस केस में हमारा जो लॉस लगेगा वो है 1,87,50,000, तो कैरिंग अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो 42,50,000, तो ये कितना आता हमारा टोटल 1,45,00,000 का हमको यहाँ पे लॉस लग जाएगा। कैसे आया 1,45,00,000, तो 1,87,50,000 कैरिंग अमाउंट था हमारा, उसमें से माइनस किए 42,50,000, तो हमारा जो टोटल लॉस आता है वो कितना आ रहा है, ये है 1,45,00,000 सेकेंड केस में टोटल लॉस है। अब इसको कैसे लिखना है, कैसे मतलब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना वो भी हम लोग यहाँ पे करें और इसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सॉल्यूशन, ये रहा हमारा 15 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट का, ये है 2.5 करोड़, उसमें 2 साल का डिप्रिसिएशन लगाएं 50 लाख, तो अब इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 2 करोड़, ठीक। फिर अब उसमें जो है अब उसमें रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो रिवैल्यूएशन के बाद उसका अमाउंट हो गया था कितना 3 करोड़, जिसमें कि 1 करोड़ का रिवैल्यूएशन हुआ था, तो उसका अमाउंट कितना हो गया 3 करोड़, ठीक। उसके बाद 3 साल का डिप्रिसिएशन उस पर लगाए हैं जो कि है 90 लाख, ठीक। 3 साल का डिप्रिसिएशन उस पर लगाए हैं जो कि कितना आया था 90 लाख। और फिर 3 करोड़ का, देखो 3 करोड़ का 10% 3 साल के लिए कितना होता है 90 लाख, 90 लाख जो है इस पर डिप्रिसिएशन लगाए और इसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख जो है इसका क्या होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ठीक। उसके बाद 2 केस है, अच्छा वहाँ पे जो है थोड़ा अभी समझाते वक्त कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, तो इसके लिए हम सो सॉरी, वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, वहाँ पे कैलकुलेटर का मिस्टेक था, तो यहाँ पे मैंने एकदम सही किया। इसमें जो है जो अभी कर रहे हैं ये वाला एकदम सही है। तो देखो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का कितना है 2.5 करोड़, 2 साल का डिप्रिसिएशन दिए, 2.5 करोड़ का एसेट है, 2 साल का डिप्रिसिएशन 50 लाख, तो कैरिंग अमाउंट हो गया 2 करोड़। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन हुआ इसमें 1 करोड़ का और उसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया 3 करोड़। अब उस टाइम क्या हुआ था डिप्रिसिएशन के वक्त कुछ गलती हुआ था, उस टाइम में डिप्रिसिएशन के वक्त जो है कुछ गलती हुआ था हमसे। तो चलो 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, अब ये 3 करोड़ पर डिप्रिसिएशन लगेगा, पूरे 3 करोड़ पर, 3 करोड़ पर 10% लगेगा डिप्रिसिएशन, वो भी 3 साल के लिए, ठीक।
3 साल के लिए कितना डिप्रेशन आता है, डिप्रिसिएशन 90 लाख का ये डिप्रिसिएशन लगा। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 5, ये हो गया 2,10,00,000। ठीक, 2,10,00,000 अब इसका कैरिंग अमाउंट हो गया। अब दो केस है इसमें, बोल रहा पहला केस में 1,12,50,000 में बेचे तो उसमें लॉस आएगा 97,50,000 का, और दूसरा केस में अगर 42,50,000 में बेचते हैं तो लॉस आता हमारा 1,67,50,000 का। तो जो लॉस आएगा उसका एंट्री क्या मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो ये आया लॉस का एंट्री मार देंगे। और जो रिवैल्यूएशन हुआ था अपवार्ड उसके लिए एंट्री क्या मारेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ये है हमारा असल सॉल्यूशन। तो उस वक्त जो है उस वक्त हमसे कोई थोड़ा सा कुछ गलती हुआ था, उसको देखते हैं वो क्या था। यहाँ पे हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते वक्त जो है हम लोग कुछ गलती किए थे, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था। यहाँ पे सीधा परसेंटेज दिया हुआ, यहाँ पे 3 करोड़ का होगा 10%, वो भी 3 साल के लिए, तो ये होगा 90 लाख। ये कितना होने वाला है, 90 लाख। ये हमारा कितना होने वाला है, 90 लाख होने वाला है। तो उस टाइम जो है यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, ये वाला गलत है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो आई होप आप लोग को ये वाला भी जो है समझ में आ गया होगा, जो मैंने मेन सॉल्यूशन किया वो एकदम सही है। तो अब जो है आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हो सकता है बहुतों को दिक्कत आया होगा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पढ़ते हैं और इसका भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अक्सर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ प्लांट एज पर सप्लायर इनवॉइस 30 लाख, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है, कंसल्टेंट फी है, इंटरेस्ट चार्जेज पेड टू सप्लायर अगेंस्ट डेफर्ड क्रेडिट। इंटरेस्ट चार्ज जो पेड किए हैं वो नॉट टू बी इंक्लूडेड है। क्यों नहीं इंक्लूडेड करेंगे, क्योंकि ये नॉट क्वालिफाइंग एसेट है, और नॉट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। ये हम लोग AS 16 में पढ़ेंगे। बाकी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि ये जो इंटरेस्ट पे किए हैं ये कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड है। अब आया एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट है 50,000 आफ्टर 10 साल, और उसका प्रजेंट वैल्यू है 30,000। जो डीकमीशनिंग कॉस्ट होता है उसका हमेशा प्रजेंट वैल्यू लिया जाता है, और प्रजेंट वैल्यू क्या अभी 30,000 है। ऑपरेटिंग लॉस कितना है, 40,000। अब क्या बोल रहा, द कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज ए सेपरेट कंपोनेंट एंड ए कॉस्ट ऑफ 5 लाख परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। The company estimates the useful life of the plant and those of motors 10 years and 6 years respectively and SLM method of depreciation is used। बोल रहा है कि वो जो प्लांट है ना उसमें एक 5 लाख का मोटर है जो कि एक सिग्निफिकेंट आइटम है, ठीक, वो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। तो हम लोग जानते हैं डिप्रिसिएशन जो है वो क्या होता है, कंपोनेंट बेसिस पर लगता है। तो मोटर पे अलग डिप्रिसिएशन लगेगा और जो रिमेनिंग प्लांट है उस पर अलग डिप्रिसिएशन लगेगा। और जो भी कॉस्ट है टोटल प्लांट का जो भी कॉस्ट आएगा, जैसे मान लो ये परचेज प्राइस में जब इनिशियल डिलीवरी वगैरह, हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह इस सब को ऐड करके टोटल कॉस्ट जो आएगा उसको हम एलोकेट कर देंगे किस रेशियो में। तो चूँकि 5 लाख, देखो 30 लाख का टोटल प्लांट है, उसमें 5 लाख का मोटर है और 25 लाख का बाकी प्लांट है। मतलब जो मोटर है वो कितना है, 1/6 है टोटल कॉस्ट का, 1/6 कॉस्ट जो है वो मोटर का कॉस्ट है। तो मतलब 30 लाख का 1/6, 5 लाख का क्या मोटर है। तो उसी रेशियो में हम जितना भी कॉस्ट है उसको एलोकेट करते हुए चलेंगे। अगले पैरा में क्या बोल रहा है, चौथे साल के अंत में जो है उस मोटर को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया, और 6 लाख का एक नया मोटर उसके जगह पर जो है लगाया गया। और उस 6 लाख का जो मोटर है उसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, ठीक। और फिर क्या बोल रहा, कंपनी ने फिर चौथे साल के अंत में ही पूरे एसेट को रिवैल्यू किया और 25 लाख जो है पूरे एसेट का रिवैल्यूएशन जो वो कितना में हुआ, 25 लाख में। देखो चौथे साल के अंत में एक नया मोटर कंपनी ने लाया, ठीक, और चौथे साल के अंत में ही रिवैल्यूएशन भी किया है पूरे प्लांट का, और पूरे प्लांट का दाम जो है 25 लाख आया। तो जो रिवैल्यूएशन हुआ
जो रिवैल्यूएशन हुआ वो सिर्फ प्लांट का हुआ होगा, मोटर का नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मोटर तो अभी न्यू लेकर ही आया मार्केट से, मतलब तुरंत अभी खरीद के ही लाए, मतलब जो भी लाए होंगे फेयर वैल्यू पर तो खरीद के ही लाए हैं। तो रिवैल्यूएशन जो होगा तो वो उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा? जो हमारे पास पहले से जो मशीनरी पड़ा हुआ पुराना उस पर दिखेगा। ये न्यू मोटर पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो अभी तुरंत हम मार्केट से लेकर ही आए हैं, एकदम मार्केट में जो रेट चल रहा उसी रेट पर लेके आए हैं। तो इसको अभी हम करेंगे तो और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। तब क्वेश्चन क्या बोल रहा, देयर इज नो चेंज इन डिसमेंटलिंग आंसर ये एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द अबव ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर, मतलब इसका अकाउंटिंग बोल रहा करने के लिए। तो आइए इसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया और इसको हम लोग अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे करके रखा है, ये देखो। देखो कैलकुलेशन करते सबसे पहले वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना 30 लाख, इनिशियल डिलीवरी उसमें ऐड कर दिया, साइट प्रिपरेशन ऐड किए, कंसल्टेंट फी ऐड किए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड किए। तो अब वैल्यू जो है न्यू प्लांट का वो कितना आया 33,80,000, 33,80,000 जो है वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट है। ठीक, उसमें कॉस्ट ऑफ मोटर कितना होगा? इसमें कॉस्ट ऑफ मोटर कितना होगा 33,80,000 में 1/6, टोटल कॉस्ट का 1/6 जो है इसमें मोटर होगा। क्यों 1/6 क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो 30 लाख का जो ये पूरा प्लांट है उसमें मोटर कितना का, मोटर है इसमें 5 लाख का, 30 लाख में 5 लाख का मोटर। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि 30 लाख में 5 लाख का मोटर है, या फिर ये भी कह सकते हैं टोटल मशीनरी जो ये 30 लाख का, जिसमें 5 लाख का मोटर है, 5 लाख बाय 30 लाख करेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि टोटल मशीनरी में 1/6 जो है ये क्या मोटर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये 1/6 का कितना कॉस्ट होता है टोटल 5,63,333। 5 लाख तो ये मोटर का कॉस्ट है और ये 63,333 जो है वो ये सब कॉस्ट को जब एलोकेट करेंगे 1:6 के रेशियो में तो ये 63,333 आएगा कॉस्ट ऑफ मोटर। यानी कि ये सब जो ऐड वगैरह किए हैं ये सब कॉस्ट ऑफ मोटर में जब एलोकेट करेंगे तो 1/6 एलोकेट होगा। इसीलिए ये आएगा 5 लाख प्लस अदर कॉस्ट जो है 63,333, जैसे हैंडलिंग कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये सब आएगा। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ मोटर। और कॉस्ट ऑफ प्लांट हमारा कितना आएगा 28,16,667। अब देखो मोटर का कॉस्ट कितना 5,63,333 और प्लांट का कितना 28,16,667। अब चौथे साल के अंत में जो है जो भी हो रहा है चौथे साल के अंत में आ रहा, तो चौथे साल के अंत तक जो हम लोग कैरिंग अमाउंट निकाल के देखते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन को लेस करके देखते हैं। तो डिप्रिसिएशन अगर देखते हैं मोटर पे तो ये आएगा कितना 5,63,333 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 0 है और टोटल लाइफ था 6 साल और 4 साल के लिए है तो इंटू 4, तो इसका डिप्रिसिएशन आया 3,75,555 और प्लांट का डिप्रिसिएशन इसी तरीक़ा से आएगा कितना 11,26,667। तो इसी तरीक़ा से इसका कैरिंग अमाउंट क्या आएगा एट द एंड ऑफ ईयर 4, मोटर का आएगा 1,87,778 और प्लांट का आएगा 16,90,000। अब क्या हो रहा ओल्ड मोटर गेट डी रिकॉग्नाइज्ड, ओल्ड मोटर को हटाया जा रहा और न्यू मोटर को रिप्लेस किया जा रहा। न्यू मोटर का वैल्यू है 6 लाख और प्लांट तो वैसे ही 16,90,000 है। अब रीवैल्यूएशन जो हुआ तो उसमें क्या हुआ प्लांट का वैल्यू कितना हो गया 25 लाख जो पूरे प्लांट का वैल्यू हो गया। ठीक, तो मतलब रीवैल्यूएशन कितना का हुआ 2,10,000 का। अच्छा रीवैल्यूएशन अमाउंट को यहाँ क्यों नहीं एलोकेट किए? क्योंकि ये मोटर जो अभी अभी मार्केट से ला ही रहे हैं तो एकदम फेयर वैल्यू पे हम लेके आ रहे हैं, इसीलिए इसका रीवैल्यूएशन नहीं हुआ। और प्लांट चूँकि हमारे पास पहले से तो उसका रीवैल्यूएशन हुआ, उसके वैल्यू में चेंज हुआ जो कि 2,10,000 का था। अब बोल रहा 8वें साल के अंत में अभी हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आ गया मोटर का 6 लाख और इसका 25 लाख। ठीक, प्लांट का। अब बोल रहा 8वें साल के अंत में हम लोगों ने जो भी किया 8वें डिस्पोजल वगैरह 8वें साल के अंत में, तो 8वें साल तक के अंत का हमको डिप्रिसिएशन निकाल लेना है और 8वें साल के अंत में क्या कैरिंग अमाउंट है वो हमको निकाल लेना। तो देखो मोटर का डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा 6 लाख इसका वैल्यू है 0 और बाय 5 क्यों? क्योंकि मोटर का जो अभी लाइफ है वो न्यू मोटर का लाइफ 5 साल है, न्यू मोटर का लाइफ कितना है 5 साल, इसीलिए बाय 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसका डिप्रिसिएशन आया 4,80,000 और प्लांट का डिप्रिसिएशन आया 12,66,667। तो अब 8वें साल के अंत में इसका कैरिंग अमाउंट कितना आता है वो आता है मोटर का 1,20,000 और जो प्लांट है उसका मशीनरी का 6,33,333। अब क्या बोल रहा है इसको डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं मतलब हटा रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा प्लांट को ही अब जो है
डिस्पोज किया जा रहा, हटाया जा रहा। तो डिस्पोजल जो वो 6 लाख टोटल, यानी कि मोटर और प्लांट दोनों को मिला कर डिस्पोज किए हैं 6 लाख में। ठीक, दोनों को मिला के कितना में डिस्पोज किए हैं 6 लाख, यानी कि ये दोनों है, ये दोनों को मिला कर डिस्पोज किए हैं 6 लाख में। तो 6 लाख में मोटर को कितना में डिस्पोज किए हैं, 6 लाख तो टोटल है, टोटल प्लांट का डिस्पोजल कॉस्ट है। उसमें मोटर को जो सेल किया, मान लो डिस्पोज मतलब सेल करना है, तो मोटर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 6 लाख तो टोटल है, उसमें 1,20,000 का मोटर है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट है, तो हमारा आ जाएगा मोटर का क्या डिस्पोजल कॉस्ट है वो, और उसके बाद डिस्पोजल वैल्यू मोटर का आ गया, उसके बाद डिस्पोजल वैल्यू इसी तरीक़ा से आ जाएगा किसका, प्लांट का। तो इसीलिए हमको कैरिंग अमाउंट है 1,20,000 मोटर का, और उसका डिस्पोजल हम लोग कितना में किए हैं 95,575, मतलब इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 24,425 का। और सेकेंड इसमें मशीनरी के केस में भी 1,28,908 का लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं इसका कुछ नोट्स भी हम लोग को देना है। जैसे 16 नंबर का सॉल्यूशन हम बना लिए, इससे रिलेटेड कुछ नोट देना। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो किए थे सप्लायर को, उसको क्रेडिट नहीं किए थे, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, सिंस एसेट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट सो इंटरेस्ट पेएबल टू सप्लायर विल नॉट बी कैपिटलाइज। जो इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं सप्लायर को वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरा नोट में ऑपरेटिंग लॉस जो है वो नॉट टू बी इंक्लूडेड है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो है 2,10,000 का, वो ट्रांसफर होगा कहाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और उसका एंट्री क्या होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। कितना है, 2,10,000। ये हमारा क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये था हमारा 16 नंबर का सॉल्यूशन। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग को, और मैंने बहुत ही आसान करके इसको बनाया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, Bharat Infrastructure Limited acquired a heavy machinery at a cost of 1,000 lakh. The breakdown of its component is not provided. The estimated useful life of machinery is 10 years. At the end of 6 years, the turbine, which is a major component of the machinery, needed replacement. As further usage of maintenance was uneconomical, the remainder of the machine is in good condition and is expected to last for remaining 4 years. The cost of new turbine is 450 lakh. Give the accounting treatment for the new turbine, assuming SLM depreciation and a discount rate of 8%. ये क्या बोल रहा, भरत इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बहुत ही हैवी मशीनरी खरीदा है जिसमें टरबाइन भी है। टरबाइन एक मेजर कंपोनेंट है, लेकिन जिस टाइम खरीदा ना उस टाइम टरबाइन का कॉस्ट पता नहीं है, लेकिन टरबाइन जो है एक मेजर कंपोनेंट है। और हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो कंपोनेंट बेसिस पर लगता है। चूँकि हमको कंपोनेंट का कॉस्ट ही नहीं पता, टरबाइन का कॉस्ट ही नहीं पता, तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे निकालेंगे। तो ऐसे केस में बोलता है कि अगर डेप्रिसिएशन निकालते वक्त, यानी कि अगर कंपोनेंट का जो है जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं लेकिन कंपोनेंट का हमको वैल्यू ही नहीं पता, कैरिंग अमाउंट ही नहीं पता, तो उस वक्त जो है कैरिंग अमाउंट क्या लेना तो उस वक्त कैरिंग अमाउंट हमको लेना है कि मान लो आज जो है हम लोग आज इस वैल्यू, आज का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग टाइम लाइन के हिसाब से समझते हैं तो हमको आसानी से समझ में आएगा। देखो ये एक लाइन है और इस पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। आई होप इस पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मशीनरी खरीदा गया 1,000 लाख में, ठीक, और इस 1,000 में टरबाइन भी है जो कि एक मेजर कंपोनेंट है, और बाकी का मशीनरी भी है, ठीक, बाकी का मशीनरी है। तो ये जो टरबाइन का अलग डिप्रिसिएशन लगेगा और मशीनरी का अलग डिप्रिसिएशन लगेगा। अब डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमको कैरिंग अमाउंट तो पता होना चाहिए कि टरबाइन का वैल्यू क्या है और मशीनरी का वैल्यू क्या है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर 6, मान लो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर 6, यहाँ पे ईयर 6 है, इसके अंत में जो रिप्लेस किया गया है ना टरबाइन, जो टरबाइन ख़राब हो गया उसको रिप्लेस किया गया कितना में, 450 लाख में जो है न्यू टरबाइन को लाया गया, यहाँ पे न्यू टरबाइन आया यहाँ पे। तो यहाँ से, और इसका डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ 8%, मतलब हर साल जो एक एसेट का दाम 8% बढ़ते जा रहा।
यहाँ से जो है हम लोग इस टरबाइन का कॉस्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस वैल्यू। इस वैल्यू को यूज करके हम लोग यहाँ पे टरबाइन का, इस टरबाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे एन्यूटी वाला, जिसमें क्या है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई का पावर एन। यहाँ पे ए जो है अमाउंट है, ठीक, ए अमाउंट है, ये 450 लाख देंगे यहाँ पे। और पी क्या? प्रजेंट वैल्यू, मतलब आज इसका प्रजेंट में वैल्यू क्या है, इस 450 लाख का आज प्रजेंट में इस 450 लाख का क्या वैल्यू है। तो 1 प्लस आई यहाँ पे होता है रेट। रेट क्या है? 8%, यानी कि 0.08। और एन जो है नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे है 6 साल के अंत में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आज जो टरबाइन का वैल्यू है वो हमको निकल के आ जाएगा। तो 450 इक्वल टू पी इंटू 1.08 का पावर 6, और पी इक्वल टू क्या होगा, 450 बाय 1.08 का पावर 6। अब 450 बाय 1.08 का पावर 6 जो है इसका वैल्यू आता है कितना, इसको हम लोग निकाल के कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना 1.08 के पावर 6 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.08, ठीक, 1.08 लिख दिए, कैलकुलेटर पे टाइप करो 1.08। उसके बाद 2 बार मल्टीप्लाई का साइन दो, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन दो। और अब 6 बार, चूँकि 6 साल यहाँ से, सॉरी 6 साल आगे जाना, मतलब पावर 6 निकालना, तो 6 बार इक्वलिटी का साइन दो, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आई होप आप लोग को अगर नहीं दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में देखो 8 दिखाई दे रहा है, कॉर्नर में देखो 8, यहाँ 008, यहाँ पे 008 दिखाई दे रहा होगा। अगर 008 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है हमको पावर 6 जो भी है, मतलब 1.08 के पावर 6 का वैल्यू हमको मिला है। इससे 2 पीछे जाएंगे। अगर 0010 दिखाई दे रहा था, अगर मान लो 10 दिखाई दे रहा था, तो हमको पावर आता, वैल्यू आता 1.08 का पावर 8। अगर हमको 12 दिखाई दे रहा होता वहाँ पे, तो हमको वैल्यू मिलता 1.08 का पावर 10, यानी कि 2 स्टेप पीछे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया 1.5868, 1.5868। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्रजेंट वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, इसका प्रजेंट वैल्यू आ जाएगा हमको 113.4148 लाख, ठीक, ये है प्रजेंट वैल्यू ऑफ टरबाइन। अब हम लोग को जो है प्रजेंट वैल्यू, सॉरी इसका प्रजेंट वैल्यू आ रहा है हमको 283.58 लाख। इसका प्रजेंट वैल्यू कितना आ रहा है 283.58 लाख। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रजेंट वैल्यू कैसे निकला। तो इस प्रजेंट वैल्यू को यहाँ से, इसके मदद से भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई का पावर एन। तो अब हम लोग को वैल्यू पता चल गया, ठीक। तो अब 6 साल के अंत में जो है इसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक, 6 साल के अंत में। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन देखते हैं तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था 283.58, और इसमें माइनस करते हैं 0 स्क्रैप वैल्यू, और इसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, और इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं 6 ईयर से। क्यों? क्योंकि 6 साल का डेप्रिसिएशन हमको देखना। तो ये आया हमारा कितना 170.148, इतना का डेप्रिसिएशन लगा, ठीक। तो अब इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, ये टरबाइन जो, ये ऑल टरबाइन, इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा ऑल टरबाइन का, ये होगा, हम माइनस करेंगे किसको, 283.58 को माइनस करते 170.148 से, तो ये आता है 113.432। ये हमारा है ओल्ड टरबाइन का कैरिंग अमाउंट। अब इसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं और इसको नया टरबाइन लगा रहे हैं 450 लाख का। तो बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। और इसका अब अगर वैल्यू ऑफ मशीनरी देखें तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ, अगर मशीनरी देखें तो क्या होगा, तो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि शुरुआत में कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो था 1000 लाख, ठीक, 1000 लाख था। और उसमें माइनस करो डेप्रिसिएशन फॉर 6 ईयर, कितना आएगा, तो ये 1000 का मशीनरी था, माइनस 0 करोड़ रेसिडुअल वैल्यू बाय 10 × 6, तो ये आएगा 600 लाख, ठीक। तो यहाँ से हमारा कैरिंग अमाउंट आता है इसका 400। अब न्यू पार्ट जो इसमें ऐड कर रहे हैं न्यू टरबाइन, उसको उसका कैरिंग अमाउंट डालो, कैरिंग अमाउंट ऑफ न्यू टरबाइन कितना 450 लाख। और जो हटा रहे हैं, जो टरबाइन हटा रहे हैं उसको हटा दो, माइनस कर दो, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन, ये कितना 113.432
432। तो हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी ये आ जाएगा हमारा 736.58। ये था सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन लिखना ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो वो बहुत बड़ा बात है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता तो उसको कैसे करना। तो उसके लिए भी हमने इसका सॉल्यूशन करके रखा है। तो ये रहा हमारा 17 नंबर। तो कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट ऑफ टरबाइन। इनिशियल कॉस्ट क्या है टरबाइन में, टरबाइन का वो A = P×1 + I⁴ उससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 6 हिस्टोरिकल कॉस्ट टरबाइन का इतना, डेप्रिसिएशन लगा इतना। तो अब कॉस्ट ऑफ टरबाइन क्या हो गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ टरबाइन वो हो गया 113 पॉइंट इतना। नो दिस ओल्ड टरबाइन, ये वाला ओल्ड टरबाइन जो इसको रिप्लेस किया जा रहा है विथ न्यू टरबाइन ऑफ इतना। तो अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो निकाल लेते हैं। मशीनरी 1000 का था, 600 डेप्रिसिएशन लगा, टोटल मशीनरी का जो है कैरिंग अमाउंट है 400। अब उसमें न्यू टरबाइन लगा 450 का, और जो रिवाइज्ड है ये माइनस हो गया 113.32 का, ओल्ड टरबाइन निकल गया। तो अब इसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बचा, इसका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बचा 736.68। आई होप ये वाला भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, प्रीत लिमिटेड इंटेंड टू सेट अप अ स्टील प्लांट फॉर विच इट हैज़ एक्वायर्ड अ dilapidated फैक्टर हैविंग एन एरिया ऑफ इतना एकर्स एट अ कॉस्ट ऑफ इतना इतना इतना। प्रीत लिमिटेड इनकर इतना इन डेमोलेशन ऑफ फैक्ट्री वगैरह वगैरह, और फिर ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज भी पे किया, फिर कंसल्टेंसी चार्ज भी पे किया, ये सब जो है पे किया। तो बेसिकली ये पूछ रहा वैल्यू ऑफ लैंड क्या होगा। तो देखो वैल्यू ऑफ लैंड क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखो वैल्यू ऑफ लैंड में क्या क्या जुड़ेगा, वो सारा कॉस्ट जुड़ेगा जो लैंड को इस लिमिट तक ले जाए कि उसको प्रजेंट कंडीशन में ले आए। मतलब जो भी इंटेंडेड मैनर है मैनेजमेंट का, कि उस पर जो भी काम करना है मैनेजमेंट को, उस इंटेंडेड मैनर तक लाने में जो भी कॉस्ट आएगा उसको जो है वैल्यू ऑफ लैंड में इंक्लूड करेंगे। जैसे प्रीत लिमिटेड ने एक लैंड परचेज किया 5000 एकड़, और 1 एकड़ का दाम है 60,000, तो 30 करोड़ तो इसका वैल्यू ऑफ लैंड है। ठीक, उसके बाद इसने डिमोलिशन किया है 1.10 करोड़ में, और जो इस पर कुछ बना हुआ था, ठीक, उसको खाक में मिलाया, ठीक, उसको तो तबाह बर्बाद किया। और जो सेल्वेज वैल्यू आया ना उसको तोड़ फोड़ के उसको बेचा 63 लाख में, और 63 लाख जो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है 5%। तो अगर जीएसटी हटा के, तो जीएसटी तो सरकार ले लेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 63 लाख को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड देंगे 105 से, तो 60 लाख जो है सेल्वेज मटेरियल का टोटल मेरे पास आया। देखो कॉस्ट टोटल लगा 1 करोड़ 10 लाख, ठीक, 1 करोड़ 10 लाख, और इसमें से हमको 60 लाख जो है मिल गया। मतलब 50 लाख का खर्चा जो है नेट इस पर लगा, इसको तोड़ फोड़ करने में 50 लाख का नेट खर्चा लगा है। जो अभी इस पर बना हुआ था इस लैंड के ऊपर, उसको हटाने में 50 लाख का नेट खर्चा आया। कैसे, 1 करोड़ 10 लाख तो टोटल कॉस्ट आया, लेकिन उसमें से 60 लाख रुपया हमको सेल्वेज मटेरियल से मिल भी गया, ठीक। तो मतलब नेट 50 लाख रुपया जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हमको लगा। उसके बाद बोल रहा 7% तो स्टाम्प ड्यूटी वो पे करना पड़ता, वो तो आएगा ही। उसके बाद जो लीगल टाइटल इंश्योरेंस वगैरह किए हैं वो सब भी आएगा इसमें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको अभी लिख के करने वाले हैं सॉल्यूशन नंबर 18। ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 18। कॉस्ट ऑफ लैंड, इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड क्या, 5000 एकड़ और 1 एकड़ का दाम है 60,000, तो ये हमारा 30 करोड़, ये हमारा कितना है 30 करोड़। और इसमें जो है आएगा प्लस होगा डिमोलिशन कॉस्ट। डिमोलिशन कॉस्ट कितना आएगा, देखो 1 करोड़ 10 लाख टोटल डिमोलिशन का खर्चा हमने उठाया। उसमें से हमको जो है 63 लाख मिला। 63 लाख उस सेल्वेज मटेरियल, देखो सेल्वेज तोड़ फोड़ के जो उसका कबाड़ कचरा निकला ना, उसको हम लोग बेचे हैं, उसको बेचे तो 63 लाख रुपया हमको मिला, ठीक। लेकिन 63 लाख में क्या 5% जो है जीएसटी है, तो वो तो गवर्नमेंट ले लेगा, वो तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो टोटल मिलेगा कितना, टोटल हमको मिलेगा इसमें 60 लाख जो है टोटल मिलने वाला है, ठीक, 60 लाख टोटल मिलेगा। क्योंकि 5 इसमें जो 3 लाख है वो कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा। तो 1 करोड़ 10 लाख में अगर हम लोग देखें तो टोटल हमको डिमोलिशन कॉस्ट कितना पड़ा,
ये डिमोलिशन कॉस्ट पड़ा हमको 50 लाख। 50 लाख का क्या पड़ा? डिमोलिशन कॉस्ट। अब इसमें स्टाम्प ड्यूटी ऐड होगा। स्टाम्प ड्यूटी कितना? 7%। 7% किसका? ये 30 करोड़ का, 30 करोड़ का 7%, ये कितना आएगा? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख जो है ये हमारा स्टाम्प ड्यूटी आएगा। उसके बाद लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेज। लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्ज कितना आ रहा? ये आ रहा हमारा 8 लाख। 8 लाख लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्ज है। और फिर टाइटल गारंटी इंश्योरेंस हम लोग लिए हैं, टाइटल गारंटी का इंश्योरेंस, ये हमारा 1,25,000। तो ये सारा कॉस्ट जो है इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ पीपीई में। इसको हमने पिछले पार्ट में भी जो वीडियो सब किया उसमें बहुत अच्छे से हमने समझा कि कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड करना है और कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना। तो इसी से हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ लैंड। टोटल को ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ लैंड हमारा आ जाता है 32 करोड़ 69,25,000। 32 करोड़ 69,25,000। आई होप ये वाला वीडियो भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रहता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर उसको लिखो। उस क्वेरी को मैं अगली क्लास में ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।